हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्ट्रीट पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर एरिया अंडर कर्व, दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं। दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता क्या है। मान लिया मैंने कोई y = fx कोई वक्र दे रखा है, क्लियर, या फिर किसी फलन का y = fx फलन है हमारे पास और उसका वक्र दे रखा है इस टाइप से, क्लियर। x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, क्लियर। और ये जो वक्र है हमारा x = a से लेके x = b तक है और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी स्टेप लूँगा, क्लियर, जिसकी लंबाई तो y = fx हो जाएगी। ये जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, fx हो जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है ये पूरा का पूरा x एक्सिस है, जिसमें से मैं छोटी सी चौड़ाई ले रहा हूँ। तो वो छोटी सी जो चौड़ाई है वो क्या कहलाएगी, dx चौड़ाई कहलाएगी, क्लियर। मान लिया मैंने x एक्सिस में से छोटी सी लेंथ ले ली, तो वो जो लेंथ क्या कहलाएगी, dx लेंथ कहलाएगी, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालूंगा इस रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, या बोले लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया हो गया, किसका, इस छोटी सी स्ट्रिप का। छोटी सी स्ट्रिप है तो छोटा सा एरिया कहलाएगा, वो एरिया क्या होगा, DA होगा, क्लियर। छोटा सा एरिया DA है और हमारा जो एरिया है वो स्ट्रिप का क्या है, वो fx × dx है, क्लियर। लेकिन अब मैं जानता हूं कि मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए, यहां से लेकर के पूरा का पूरा एरिया चाहिए मेरे को, क्लियर, जो x एक्सिस और इस वक्र के बीच में गिरा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो छोटी छोटी इसी टाइप की पट्टियों से मिल करके बना हुआ है, क्लियर। ये छोटी छोटी पट्टियां हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ है, क्लियर। अगर इन सब के एरिया को मैं जोड़ दूं, ये जो जितनी भी पट्टियां हैं, बहुत सारी पट्टियां मैंने बनाई हैं, इसमें इन सब पट्टियों के एरिया को मैं जोड़ दूं तो मेरा पूरा का पूरा वक्र का क्षेत्रफल निकल आएगा, क्लियर। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो इंटीग्रेशन का सम है, मान लीजिए जो इंटीग्रेशन है उसका मतलब क्या है, हिंदी में इंटीग्रेशन को बोलते हैं एकीकृत करना। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एकीकृत, एकीकृत मतलब सबको इकट्ठा करना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, मतलब सबका सम कर दूं, सबको इकट्ठा कर लूं, तो मेरा पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, क्लियर। तो इकट्ठा करने के लिए क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा, क्लियर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है मेरे को, क्योंकि जो मेरा एरिया है वो x = a से लेके x = b तक गिरा हुआ है, तो मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा, x = a से लेके x = b तक, क्लियर। ये मेरा एरिया हो जाएगा, क्लियर। तो मेरा जो एरिया होगा वो क्या होगा, अगर इसमें मैं DA का एरिया करूंगा, जो DA है इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो A आएगा, क्लियर। तो जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा, लिमिट a to b fx × dx, क्लियर। ये जो एरिया आया वो मेरा क्या आया, एरिया इक्वल टू लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx × dx, क्लियर। मान लिए अब कोई दूसरा फलन है हमारे पास इस टाइप से, और ये x = gy फलन है, कोई दिक्कत। अब इसका जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, C से D तक एरिया में निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये अब जो वक्र है वो किसके बीच में, y एक्सिस और वक्र के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल है। अब ये किसके बीच में गिरा हुआ है, वक्र है और हमारा y एक्सिस है, क्लियर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी स्ट्रिप लूँगा, क्लियर, जिसकी लंबाई क्या होगी, y एक्सिस पर तो dy लंबाई होगी, क्लियर। और ये जो लंबाई है वो मेरी क्या है, x लंबाई है, मान लीजिए यहाँ तक क्या है, x लंबाई है पूरी की पूरी। तो जब ये पूरी x है तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, x लंबाई ही होगी, क्लियर। तो क्योंकि मैंने छोटा सा रेक्टेंगल लिया है जिसकी जो चौड़ाई है dy है और लंबाई क्या है x है, तो छोटा सा रेक्टेंगल है जिसकी जो एरिया है उसका क्या होगा, छोटा सा एरिया होगा DA।
तो उसका एरिया क्या होगा, DA होगा। क्लियर। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, जिसकी लेंथ क्या है, x है, और ब्रेथ क्या है, dy है। क्लियर। ये एरिया होगा। अब इस एरिया को मैं क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं इसी की तरह, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं भाई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, इस टाइप से बहुत सारी स्ट्रिप्स से ये मिलके बना हुआ है। तो इन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, या बोलूं तो इंटीग्रेट कर दूंगा। ऐड बोलूं या इंटीग्रेट बोलूं, बात एक ही है। क्लियर। तो मैं इन सब के एरिया को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा पूरा का पूरा वक्र का तो मेरा पूरा का पूरा एरिया जो वक्र और वाई एक्सिस के बीच में घिरा हुआ है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। क्लियर। लेकिन मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो सी से लेकर डी तक घिरा हुआ है। क्लियर। तो सी से लेकर डी तक मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो इस डी ए का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर। और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट सी टू टी एक्स डी वाई मेरा क्या होगा, वाई एक्सिस और इस वक्र से गिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम एक चीज तो समझ गए। क्या चीज समझे, कि जब हम एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, या एक्स एक्सिस के बीच में और वक्र के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एफ एक्स इंटू टी एक्स करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं ए टू बी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, तो इसको मैं वाई डी एक्स भी बोल सकता हूं। क्लियर। जब हम एक्स एक्सिस के बीच में निकालेंगे तो वाई डी एक्स करेंगे, और जब हम वाई एक्सिस और कर्व के बीच में निकालेंगे तो हम एक्स डी वाई करेंगे। लिमिट सी टू डी, लिमिट वही रहेगी जिससे के बीच में हमारा जो क्षेत्रफल है वो गिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे सी टू डी के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल है तो हमने लिमिट रखी सी टू डी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल है वो ए से बी के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो हमारी जो लिमिट रही ए से बी तक के बीच में रही। क्लियर। उम्मीद है आप इसको समझेंगे। और चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लिया कोई ग्राफ है, और ये ग्राफ जो दे रखा है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ दे रखा है इस टाइप से कुछ। क्लियर। बट हम जानते हैं ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। किस में आ गया, y के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। ये x है, ये x डैश है, और ये जो लंबाई मान ली हमने x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूंगा, वही करूंगा जो पहले करता आया हूं, एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। क्लियर। लेकिन क्योंकि जो हमारा फलन है y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो y की वैल्यू पता है हमारी नेगेटिव की होगी। क्लियर। मान लो कोई भी वैल्यू अगर y की होती है, वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू होगी। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए एरिया पर आते हैं। तो एरिया क्या होगा, डी ए एरिया होगा, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप का एरिया है और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो जो छोटा सा एरिया होगा वो क्या होगा, डी ए एरिया होगा। और जिसकी लेंथ क्या है, डी एक्स लेंथ है, और जो ब्रेथ है वाई मान ली, तो जो एरिया होगा वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्लियर। तो मान लिया एफ एक्स हमारा क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। लेकिन क्या करूंगा, मैं इस एरिया का इंटीग्रेशन कर दूंगा, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, तो मेरे पास पूरा का पूरा वक्र का एरिया आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो फलन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, y के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो y का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर। अगर मैं कहूं लेंथ पॉजिटिव है y और जो ब्रेथ है वो नेगेटिव है, तो लेंथ पॉजिटिव ब्रेथ नेगेटिव। अगर मैं प्लस इंटू माइनस करूं तो मुझे जो एरिया आएगा वो नेगेटिव का आएगा। अगर मैं कोई वैल्यू लूं, क्योंकि ये x प्लस है और जो y है वो नेगेटिव है। क्लियर। तो प्लस इंटू माइनस करता हूं तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की वैल्यू आएगी। क्लियर। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया वो क्या होगा, नेगेटिव का एरिया आएगा। क्लियर। क्योंकि ये जो नेगेटिव का एरिया आया है, इसको मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव का एरिया बनाने के लिए मैं साइन ऑफ मॉड्यूलस लगा दूंगा। क्या करूंगा, साइन ऑफ मॉड्यूलस लगा दूंगा। क्यों लगाया मैंने मॉड्यूलस, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इसमें पॉइंट का एरिया भी लूं तो कुछ ना कुछ इसका एरिया है, बट
कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। इस बात को आप याद रखिएगा, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। इसलिए मैंने क्या किया, इसका जो मॉड्यूलस ले लिया और मॉड्यूलस के बाद ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब हमारा जो एरिया होगा वो प्लस का एरिया होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने साइन ऑफ मॉड्यूलस लगाया है। तो जो एरिया होगा, अगर मैं साइन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ए आ जाएगा मेरे पास। साइन ऑफ मॉड्यूलस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू टी एक्स, ये मेरे पास एरिया होगा। इसको मैं ये भी कर सकता हूं, ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स की मैं क्या लिख सकता हूं, वाई भी लिख सकता हूं, वाई टी एक्स। तो जो हमारे पास एरिया आया वो क्या आएगा, साइन ऑफ मॉड्यूलस वाई इंटू टी एक्स लिमिट ए टू बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा एक्स एक्सिस से नीचे की ओर जो क्षेत्रफल होगा वो नेगेटिव आएगा, बट उसको नेगेटिव नहीं लेना, उसका प्लस की वैल्यू लेनी है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम उसका मॉड लेना है। क्लियर? इसी टाइप से मैं एक और फंक्शन लेता हूं। अब मान लिया मैंने एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में फंक्शन ले लिया कोई, एक्स इक्वल टू जी वाई। क्लियर? जैसे वाई इधर नेगेटिव था, इसी टाइप से एक्स इधर नेगेटिव है, क्योंकि ये तो ओरिजिन है। तो एक्स के इस डायरेक्शन में ये जो वैल्यू है एक्स की वो तो नेगेटिव रहेगी। क्लियर? और ये जो फलन है एक्स इक्वल टू जी वाई है, और जो सी टू डी तक है, वाई इक्वल टू सी टू डी तक है, जिसमें मैंने छोटी सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली जिसकी जो ब्रेथ है मैंने डी वाई ले ली। क्लियर? और ये जो लेंथ है पूरी की पूरी एक्स लेंथ ले ली। चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर? तो मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, डी ए एरिया होगा इस छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, और वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक्स या बोले तो जी वाई इंटू डी वाई। क्लियर? डी वाई क्या है, ब्रेथ है, और ये जो जी वाई है वो क्या, लेंथ है। ये पूरी पूरी लेंथ है, ये पूरी पूरी ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया होगा, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, सी से लेके डी तक, क्योंकि ये पूरा एरिया मेरे को फाइंड करना है, तो लिमिट रखूंगा सी टू डी। लेकिन मुझे पता है कि एक्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक वैल्यू जो है मेरी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, जिसके लिए मेरा जो एरिया होगा वो नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी। बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। क्लियर? तो जो एरिया आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, एरिया साइन ऑफ मॉड्यूलस साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी टू डी लिमिट और जी वाई इंटू डी वाई। क्लियर? लेकिन मैं जानता हूं जी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट सी टू डी एक्स डी वाई डी वाई। क्लियर? तो ये जो एरिया होगा वो हमारा होगा वाई एक्सिस और किसी कर्व के बीच में गिरा हुआ, और ये जो एरिया होगा वो हमारा होगा एक्स एक्सिस और किसी कर्व के बीच में गिरा हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी वक्र का गिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो किसी कर्व के बीच में और किसी एक्सिस के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल था। अब हम जानेंगे किसी दो वक्रों के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने जाना किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में और किसी कर्व के बीच में या किसी वक्र के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे दो वक्रों के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लिया दो कर्व है, एक y इक्वल टू एफ एक्स है, एक कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। क्लियर? और ये जो कर्व है वो a से b के बीच में है, ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। चूंकि मुझे दो वक्रों के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब मेरे को क्या निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकालना है। क्लियर? जो क्रॉस किया है या मैंने जो साइन आउट किया है वो मेरे को पूरा क्षेत्रफल चाहिए। क्या करूंगा, वही तरीका रहेगा। मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा। क्लियर? और इस छोटी सी स्ट्रिप में लेंथ क्या रहेगी, dx रहेगी, और जो ब्रेथ है वो y रहेगी।
लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये एफ एक्स के द्वारा घिरा हुआ है और ये जो पूरा एरिया है वो जी एक्स के द्वारा घिरा हुआ है। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं ये y2 फलन मान लो, इसको y1 फलन मान लो, तो ये जो लंबाई है आपकी, ये वाली लंबाई, पूरी की पूरी लंबाई ये y2 माइनस y1 रहेगी। क्लियर? क्योंकि ये पूरी की पूरी लंबाई, ये पूरी की पूरी लंबाई y1 है, y2 है। क्लियर? और ये पूरी की पूरी लंबाई क्या है, y1 है। तो ये पूरी की पूरी लंबाई, अगर ये पूरी पूरी लंबाई मेरे को चाहिए तो इस पूरी लंबाई में से इस पूरी लंबाई को घटा दूंगा, तो ये पूरी लंबाई y2 है, जिसमें से मेरे को ये वाली लंबाई घटानी है, तो y2 माइनस y1 रहेगी। क्लियर? तो मेरे पास ये जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, y2 माइनस y1 रहेगी। क्लियर? और जो ब्रेथ है वो मेरे पास क्या रहेगी, dx रहेगी, क्योंकि जो ये ब्रेथ है वही ये ब्रेथ है, तो y2 माइनस y1 dx। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो ये मेरा एरिया आएगा वो किसका आएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा। क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है तो इसको dA बोलूंगा। क्लियर? अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा एरिया आया है और ऐसे बहुत सारे छोटे एरियो से ये मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा एरिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, ए से लेके बी तक, क्योंकि मेरा जो एरिया गिरा हुआ है वो ए से लेके बी तक गिरा हुआ है। इसको भी साइन ऑफ इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मैं पूरे पूरे एरिया को जोड़ रहा हूं, या बोले तो पूरे का पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो डी है वो कट जाएगा, तो मेरे पास एरिया आएगा वो क्या आएगा, लिमिट ए टू बी y2 माइनस y1 dx। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी y2 जो वैल्यू है वो f(x) की है और y1 जो वैल्यू है वो gx की है। क्लियर? इनटू dx। तो मेरे पास ये भी बोल सकता हूं मैं लिमिट ए टू बी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी f(x) माइनस gx। मतलब आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे जो f(x) है वो मेरा ऊपर वाला फलन है और नीचे वाला फलन gx है। मतलब क्या है, हमेशा ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाला फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाला फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी हम दो वक्रों के बीच में गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तब क्या करना है, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला वक्र माइनस करना है। तो नीचे वाला वक्र माइनस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वक्र में से ये वाला माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा जो कि मेरे को चाहिए। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी f(x) माइनस gx, मतलब ऊपर वाला फलन माइनस नीचे वाला फलन इंटू dx। क्लियर? तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर? ये तो रहा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। बट यही जब मेरे को y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो तब क्या करेंगे, तो तब क्या करेंगे, तो मान लीजिए यहां पे मैंने कोई फलन मान लिया, ये x इक्वल टू जी वाई, या बोले तो x2, और ये मान लिया ये x1 मान लिया। अब मेरे को ये क्षेत्रफल चाहिए, कौन सा वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल। तो यहां पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1, और जो ब्रेथ रहेगी वो क्या रहेगी, छोटी सी ब्रेथ रहेगी, ये वाली ब्रेथ dy। तो x2 माइनस x1 और जो ब्रेथ है वो क्या है, dy है। लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, c2d, और जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया आएगा। क्लियर? तो जो y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो x2 माइनस x1 dy लिमिट c2d, या फिर जो भी लिमिट हमें निकालनी है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, पहला एग्जाम्पल है ये। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और डायग्राम दे रखा है स्टेप से। तो मुझे पता है ये जो सर्कल की इक्वेशन है वो किस सर्कल की इक्वेशन है, जिसका जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, ए है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, मतलब चारों तरफ की जो डिस्टेंस है वो ए है, क्योंकि इसकी रेडियस ए है। तो इधर की भी डिस्टेंस ए रहेगी, इधर की भी डिस्टेंस ए रहेगी, इधर की भी डिस्टेंस ए, और इधर की भी डिस्टेंस ए रहेगी। तो मैं जानता हूं जो एरिया है वो चारों तरफ सिमिलर एरिया घेर रहा होगा, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ सिमेट्री।
तो चारों तरफ एक ही बराबर एरिया घेर रहा होगा, तो मैं क्या करूं कि मैं एक तरफ का एरिया निकाल ले रहा हूं और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए मैंने क्या करा, यहां से यहां तक एक लेंथ ली और ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है, a,0 है, जिसमें से मैं छोटी सी लेंथ लूंगा, वो क्या लूंगा, dx लूंगा, क्योंकि मैं किस एक्सिस पर ले रहा हूं, x एक्सिस पर ले रहा हूं, तो जो लेंथ है वो dx कहलाएगी। क्लियर। और जो एरिया है वो छोटा सा एरिया है, dA हो जाएगा, और वो एरिया साइन ऑफ इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा का पूरा एरिया आएगा। क्लियर। और x एक्सिस पर है तो ये जो फलन है वो क्या कहलाएगा, fx इंटू dx कहलाएगा, और लिमिट कहाँ रहेगी, ये 0 to a रहेगी, क्योंकि 0 to a के बीच में निकाल रहा हूं। तो इस पूरे वक्र का क्षेत्रफल निकल के आएगा मेरे पास, जब मैं क्या करूंगा, लिमिट 0 to a रखूंगा, तो 0 to a लिमिट रखी। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो मेरे पास तो सिर्फ एक पार्ट का एरिया आएगा स्टेप से। तो मैं क्या करूं, ऐसे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। क्लियर। तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मेरे पास पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन से ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन कट जाएगा, a आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 0 to a, fx की वैल्यू, फलन की वैल्यू क्या आएगी, या बोलूं इसको y dx भी तो बोल सकता हूं मैं इसको, मैंने आपको बताया था fx बराबर क्या होता है, y होता है, तो इसको y dx बोलूंगा, या बोलूं तो x एक्सिस और कर्व के बीच में जो क्षेत्रफल होगा वो y dx होगा। क्लियर। तो यहां से 4 0 to a, यहां से y की वैल्यू निकालो यहां से, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगी, और ये dx का dx आ गया। क्लियर। मुझे पता है, क्या पता है कि जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट 0 to a। क्लियर। 4 इंटू, जैसे ही मैं यहाँ पे a रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब x की पे क्या रखना है, मेरे को a रखना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे x इक्वल टू a रखूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। ये a स्क्वायर बाई 2 है प्लस साइन इनवर्स x की पे क्या रखूंगा, a रखूंगा, तो a से a कटेगा, साइन इनवर्स 1 आएगा। क्लियर। माइनस लोअर लिमिट तो 0 रखूंगा, तो इस 0 की वजह से पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x इक्वल टू जगह पे a रखूंगा, जो यहाँ पे x पे 0 रखूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए भाई 4 a स्क्वायर अपॉन 2, और ये किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 1, ये π/2 की वैल्यू है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, और ये a स्क्वायर पाई आ गया अपॉन 4 आ गया, 4 से 4 कटेगा तो ये पाई a स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा, क्या होगा, पाई a स्क्वायर। क्लियर। तो हमने क्या जाना, जब हमारे पास चारों तरफ, या बोले तो एक टाइप के एरिया हों, एक टाइप के कई एरिया हों, जैसे हमारे पास ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। क्लियर। लेकिन हमें पता है इन सब की वैल्यू क्या है, सिमिलर है, और सबकी लिमिट भी सिमिलर रहेगी। क्लियर। तो ये एरिया ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, मतलब चारों बराबर इक्वल एरिया घेरेंगे। जब इक्वल एरिया घेरेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें चारों का अलग अलग ना करके हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। 4 का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पे x की पॉजिटिव डायरेक्शन में निकाला है और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में निकाला है, इसलिए मेरा एरिया पॉजिटिव का आया है। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में निकालता तो मेरे को मॉड लेना पड़ता, या फिर मैं इस डायरेक्शन में लेता तो भी मेरे को मॉड लेना पड़ता, इस डायरेक्शन में लेता तो भी मेरे को मॉड लेना पड़ता। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि जब आप x और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आपका एरिया पॉजिटिव आएगा, तो आपको मॉड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप x एक्सिस या y एक्सिस के किसी एक के नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आपका जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, और तब आपको मॉड लेना पड़ेगा। क्लियर। तो जब आपको पता है कि इस टाइप का इधर का भी एरिया एक जो है और इधर का एरिया इक्वल रहेगा, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है ये तो एरिया भी इक्वल रहेंगे, तो आप सीधे सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कर्व है उसके बीच और लाइन जो है y इक्वल टू 4 के बीच जो क्षेत्रफल गिर रहा है, एरिया जो गिर रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका एरिया फाइंड कीजिए। तो मुझे पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होगा, पैराबोला का ग्राफ होगा या पैराबोला का इक्वेशन है, ये बोल सकते हैं आप। तो अगर आपको किसी का भी ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है तो आप इसमें जो एरिया है वो नहीं निकाल सकते हैं। ग्राफ सीखने के लिए मैंने इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी ग्राफ के ऊपर, जिसमें मैंने सभी ग्राफ समझाए थे, जिसमें जो ये जो ग्राफ आएंगे वो उनमें ज़रूरी हैं, वो सभी ग्राफ मैंने समझाए हैं, तो आप उन वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी मैं समझाता हूँ कि जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा। मुझे पता है कि जो y की कोई सी वैल्यू रखूं तो x की पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, या बोलें तो यहाँ पे इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू अंडर रूट वाई, ये बोल सकता हूँ। अगर यहाँ से मुझे पता है अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आता, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो मेरे को हमेशा y की पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, चाहे मैं x की नेगेटिव वैल्यू रखूँ चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखूँ, लेकिन y कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। x नेगेटिव मिल सकता है बट y नेगेटिव नहीं मिलेगा, मतलब x नेगेटिव हो सकता है स्टेप से, लेकिन y पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर की साइड पे रहेगा। x पॉजिटिव है फिर भी y पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, एक लाइन है y इक्वल टू 4, मान लिया y इक्वल टू 4 यहाँ पे है, तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ इस टाइप से होगा। तो मेरे को क्या करना है, इस के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं यहां से यहां तक का एक एरिया ले लूं। क्लियर। और मैं क्या करूं, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर दूं। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि जब हम 2 कर्वों के बीच में जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस करेंगे। तो लेकिन ये जो लोअर लिमिट है वो तो 0 है, अपर लिमिट क्या है, ये लिमिट है मेरी, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। क्लियर। ये वाला पॉइंट आपको पता है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, या बोल सकते हैं दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो जब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करें, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लें जिससे हमारे वैल्यू मिल जाए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4 यहाँ पे रखो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, और x की वैल्यू हमारे पास -2 और +2 वैल्यू आएंगी। मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगी वो हमारी x इक्वल टू -2 होगी और ये जो वैल्यू होगी हमारी x इक्वल टू 2 होगी। तो मैं दोनों तरफ का एरिया ना निकाल के मैं क्या करूं, एक तरफ का एरिया निकाल ले रहा हूं, और जितना एरिया इधर गिर रहा है उतना एरिया इधर गिर रहा है, तो मैं दोनों का क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक तरफ का एरिया निकालने के बाद मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो मेरे को क्या करना है, पूरा एरिया जो मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा, 0 से लेके 2 तक। क्लियर। और ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला वक्र माइनस करना है, तो ऊपर वाले वक्र की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस नीचे वाला जो वक्र है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्लियर। और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो dx निकालूंगा। क्लियर। क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूं तो मैं dx लगाऊंगा, लेकिन जितना एरिया इधर का है उतना ही एरिया इधर का है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई भी करूंगा। क्लियर। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई किया और इसकी जो वैल्यू रहेगी 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका एरिया इसका इंटीग्रेशन करो तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगी, और लिमिट रहेगी 0 to 3। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 3 वैल्यू रखूंगा यहाँ पे तो 12 हो जाएगा, माइनस 3 वैल्यू होगा 27/3 इक्वल टू माइनस का 9, माइनस लोअर लिमिट ये भी 0 ये भी 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू जो भी कुछ आएगा, तो 12 माइनस 9 3 रहेगा, और ये माइनस 0, तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। ये मेरा क्या रहेगा, पूरा का पूरा एरिया रहेगा 2/3। आप कहें मैंने सिर्फ इसका एरिया निकाला, नहीं, मैंने दोनों तरफ का एरिया निकाला। क्यों, क्योंकि मैंने इसके एरिया में 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो पूरा का पूरा एरिया मेरे पास आया है, और वो क्या है, 2/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर।
इसके बाद बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 पर। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 8.1 उस पर बढ़ेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि जो क्वेश्चन है वो इजी वे में कैसे किए जा सकते हैं विदाउट एनी ग्राफ। इस कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने जो पहली वीडियो अपलोड की है 2 वीडियो, उन वीडियोस के आप ग्राफ चेक कीजिए, ग्राफ बनाना सीखिए। जब तक आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक ये जो एरिया है वो नहीं निकल सकता क्लियरली। ठीक है, आप ग्राफ को रट के काम नहीं चला सकते। कब तक आप ग्राफ को रटेंगे? इसलिए आप ग्राफ निकालना या फिर ग्राफ बनाना सीखिए और वो जो वीडियो है उनको आप प्रॉपर देखिए। और अगले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।